आज हम अनुच्छेद 19 के संदर्भ में प्रेस की स्वतंत्रता को डिस्कस करेंगे। थोड़ा भूल सुधार लें, पिछले टर्न पे हमने इस संदर्भ के लिए लास्ट में 21 उपयोग किया है, उसे न समझ के 19 समझें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में प्रेस को चौथे खंभे के रूप में स्वीकारा गया है। इसका महत्व तो किसी भी क्रम में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से कम नहीं है। सभी लोकतांत्रिक देशों में प्रेस की स्वतंत्रता का महत्व तो इस प्रकार सर्वविदित है। लेकिन ध्यान देंगे तो संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग उल्लेख न होने से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की काफ़ी आलोचना हुई थी। संविधान सभा के भीतर और बाहर दोनों अपने पक्ष का पोषण करते हुए अंबेडकर जी ने कहा कि जो अधिकार व्यक्तिगत रूप से किसी नागरिक को प्राप्त नहीं है वह प्रेस को अलग से नहीं दिया जा सकता। उसको इन्होंने इस तरीके से व्याख्यायित किया कि जब कोई संपादक या पेपर का मालिक अपनी बातें लिखता है समाचार पत्र में तो प्रकारांतर से अपनी उसी स्वतंत्रता का उपयोग करता है। तो मीनाई टू से अंबेडकर जी के शब्दों में तो प्रेस के मालिक और संपादक को अलग से कोई स्वतंत्रता प्रत्याभूत किए जाने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान एक गति का उदाहरण अनुच्छेद 368 के धरातल पे समय बदलता जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता की व्याख्या और बातें बदलती जाएंगी, प्रेस नया स्वरूप पाता जाएगा। इस नाते प्रेस को अलग से संविधान में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। इसे हम 4-5 विवादों के माध्यम से समझते हैं। पहला पेपर है साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ विवाद, जो 1962 का विवाद था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ या न्यायिक विस्तार हुआ कि जो मानक अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रताएं सामान्य नागरिक के लिए हैं वही प्रेस के लिए भी। अगला विवाद आया प्रभुदत्त बनाम भारत संघ विवाद का, जो 1982 का विवाद था। इसे रंगा बिरला का विवाद माना जाता है। तथ्य है कि रंगा बिरला साक्षात्कार देने के लिए तैयार नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ कि अगर आप बोलने का हक रखते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रखते हैं, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में यह बात भी छिपी हुई रहती है कि आप अपनी बात भी बताएं। हो सकता है आपकी बात में कोई रचनात्मकता छिपी हो सकता है आपकी बात में कुछ डिस्ट्रक्शन हो। तो रचनात्मक और विनाशात्मक प्रवृत्तियाँ दोनों व्यक्ति में साथ साथ चलती हैं। तो अपेक्षा की गई है कि आप अपनी बात कहीं भी आप चुप रह के या न बोल करके ये नहीं कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें ऐसा कोई अधिकार देती है कि हम न बोलें। रंगा बिरला विवाद के बाद एक और विवाद आया आपका इंडियन न्यूज़पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ विवाद के मामले में। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अभिव्यक्ति जरूरी है, बोलना जरूरी है, कहना जरूरी है। बोलने से, एक्सप्रेशन से 4 तथ्यों की खोज होती है। पहला, हमारी आत्मोन्नति होती है। दूसरा, व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। सत्य की खोज होती है, तीसरी बात। और चौथी बात, परिवर्तित समय के साथ अनुकूलन की क्षमता विकसित होती है। इस नाते अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में इसके महत्व को बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। अंततः विवाद आया इमैनुअल कांट का। इसे चुप रहने का विवाद कहा जाता है। तो इसे राष्ट्रगान विवाद के रूप में भी जाना जाता है। इमैनुअल ने कहा कि हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, हम तो चुप रह करके भी इस विवाद को गा सकते हैं, गा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप चुप रह सकते हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वस्तुतः चुप रहने के विवाद को कोई व्यक्ति यदि वह चाहे तो किसी मसले पे चुप भी रह सकता है, शांत भी रह सकता है। यह भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जरूरत नहीं कि हर जगह आप बोलें ही।
अपनी बात कही है, आप चाहें तो शांत भी रह सकते हैं। तो इस तरीके से वाक स्वातंत्र आदि विषयक मामले में चुप रहने का अधिकार भी समाहित किया गया है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अनुच्छेद 352 के अधीन देश में इमरजेंसी लगी हुई होती है तो अनुच्छेद 19 के अधिकार निलंबित हो जाते हैं। आगे हम फिर मिलेंगे जल्दी ही। यह क्रम तो बढ़ता ही रहेगा, लेकिन एक बात मुद्दा बताएंगे, संवैधानिक निर्वचन, संविधान को समझा कैसे जाए, व्याख्यायित कैसे किया जाए। चूँकि संविधान की व्याख्या का एकल अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, तो अगला वीडियो मूल अधिकारों के संदर्भ में ही हम संवैधानिक निर्वचन को अलग से बताएंगे। अनंत शुभकामनाएं, जल्दी फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।